नमस्कार, मंडी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं भुवन भास्कर। अभी की कृषि क्षेत्र की जो सबसे बड़ी खबर है वो हम सब जानते हैं। सबसे बड़ी खबर ये है कि कृषि सुधार के लिए जो अध्यादेश सरकार ने 5 जून को जो सरकार लेकर आई थी, वो आखिरकार अब संसद से कानून बन चुका है। दोनों ही संसद के सदनों ने उसको पारित कर दिया है और अब वो कानून के तौर पे अगले कुछ महीनों में कहा जाए तो उसका असर भी हम देखने लगेंगे। लेकिन इस कानून को लेकर, जैसा क्योंकि इस कानून पे पिछले कई वर्षों से, कहा जाए तो लगभग 2 दशकों से ज्यादा से इन कानूनों पर चर्चा हो रही थी। तमाम तरह के जो सरकारी और गैर सरकारी रिपोर्ट्स आ रही थी कृषि की स्थिति को सुधारने के लिए, उनमें जो कदम उठाए गए हैं उस तरह के कदमों की सिफारिश की जा रही थी। और ये माना जा रहा था कि जो जैसे जब जब अध्यादेश आए थे उस समय भी जिस तरह की प्रतिक्रिया आई थी, उसको देखते हुए ये लग रहा था कि बिल्कुल ये एक जो अंग्रेजी में कहते हैं केक वॉक होने वाला है सरकार के लिए, चाहे सदन के अंदर चाहे बाहर, वो दृश्य दिख रहा था। लेकिन एकाएक हमने देखा कि जब कानून ये आया और जब सदन में, संसद के दोनों सदनों में ये विधेयक रखा गया, तो एकाएक कई सारे विरोधी स्वर भी सुनाई देने लगे। इसके कारण थोड़ा जो चीजें बहुत साफ थी पहले, वो अब कहीं ना कहीं एक भ्रम का माहौल बना है और एक एक ऐसा वातावरण बना है जिसमें कई किसान जिनसे हमारी बात होती है, उनके अंदर भी ये लगने लगा है कि नहीं, अभी तक तो लग रहा था कि सब सही है, लेकिन क्या कुछ गलत है इसमें, क्या कुछ गड़बड़ है इसमें। इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए और इस जो कृषि सुधार के तहत जो 3 नए कानून बने हैं उनको और बारीकी से समझने के लिए आज हमने एक ऐसे मेहमान को बुलाया है स्टूडियो में अपने साथ बातचीत करने के लिए, जो उन कृषि विशेषज्ञों में से हैं। देश के जाने माने कृषि अर्थशास्त्री तो हैं ही, लेकिन साथ ही उन विशेषज्ञों में से हैं जिन्होंने अध्यादेश के जारी होने के समय जो पहली प्रतिक्रियाएं आई थी उनमें उन्होंने इसको 1991 के जो औद्योगिक सुधार देश में हुए थे, जो ग्लोबलाइजेशन हुआ था, उससे कहीं ना कहीं इसकी तुलना की थी। हालांकि कृषि इसी मंडी.com में हमने उनके साथ चर्चा भी की है और इन कानूनों पर अध्यादेश जब आया था उसके बाद इसको समझा भी है। लेकिन उसके बाद क्या चीजें और आई हैं, क्योंकि अब कानून बन चुका है, सब चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हैं, साफ हो चुकी हैं। तो जो नए माहौल में एक बार और हमने सोचा कि हम उन्हीं को बुलाएं, उन्हीं से समझें कि आखिर ये जो सब कुछ हुआ है ये इसका परिणाम क्या होगा और वास्तव में जो जो भ्रम बन रहा है या बनाया जा रहा है उसमें कितनी सच्चाई है। तो आपको परिचय करा देते हैं हमारे आज के मेहमान से, जिनको आप सब वैसे जानते ही हैं, डॉक्टर अशोक गुलाटी, जो वैसे एक करियर से हैं, लेकिन इसके अलावा भी उनकी अपनी ये पहचान है कि देश के जो कृषि संबंधी तमाम नीति नियमन जो होता है उसमें कहीं ना कहीं उनका स्वर भी होता है और लगातार रिसर्च रिपोर्ट्स वगैरह खेती के जो बुनियादी और जो जमीनी माहौल हकीकत है उससे जुड़ी हुई आते रहती है डॉक्टर अशोक गुलाटी से। डॉक्टर गुलाटी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मंडी.com में। डॉक्टर गुलाटी, मैं बात की शुरुआत वहीं से करूंगा जो अभी मैं कर रहा था। जब अध्यादेश आया था तो इसी मंडी.com में हम लोगों ने बात की थी और मुझे याद है कि हर जो आपकी उम्मीद थी उसके बाद आप एक राइडर जरूर लगाते थे कि अभी पूरा विवरण हम लोगों को पता नहीं है, वो आने दीजिए और चीजें फिर साफ होंगी। अब जबकि पूरा विवरण आ चुका है, कानून बन चुका है, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, मेरी पहली प्रतिक्रिया तो ये है कि इस सरकार ने वो कर दिया है जो पिछले 2 दशक से कई सरकारें इंक्लूडिंग कांग्रेस भी कोशिश करती थी और उनके जो मैनिफेस्टो है 2019 का उसमें भी उन्होंने लिखा था वो भी सुधार करना चाहते हैं। और आपको याद होगा ये वाजपेयी साहब के समय 2003 में एक मॉडल एक्ट लाया गया था और स्टेट्स को साथ लेने की कोशिश की गई थी, लेकिन उस तरह से हो नहीं पाया था जैसे होना चाहिए। तो इस सरकार ने एक ऑर्डिनेंस निकाल के और अब उसको पार्लियामेंट के लोकसभा और राज्यसभा में दोनों पास करवा के उसको एक कानून की शेप जो है वो दे दी है। तो मैं सोचता हूँ किसान भाई बहनों को ये समझने की जरूरत है कि इसमें तथ्य क्या है, असलियत क्या है और बाकी भ्रम क्या है। जी डॉक्टर साहब, हम लोग कोशिश करेंगे कि इन्हीं तथ्य और भ्रम पर थोड़ा बात करें, क्योंकि समय हमारे पास कम रहता है और बहुत सारी चीजें हैं इसमें। तो मैं वहीं से शुरुआत करता हूं। जैसे जिस दिन ये अध्यादेश जब कानून बना, राज्यसभा में पारित हुआ,
उसी दिन महाराष्ट्र के एक एफपीसी के सीईओ से मेरी बात हो रही थी और वो बहुत खुश थे। उन्होंने कहा कि बड़ा अच्छा हुआ है। लेकिन मैं आपको बताऊं, कल उनका फोन मेरे पास आया और उन्होंने कहा कि भुवन जी, मैंने उस दिन तो कह दिया था आपको, लेकिन अभी कुछ किसान नेता आए हुए हैं हमारे यहाँ, वो बता रहे हैं कि ये तो बड़ा खराब हुआ है और ये हमारा एमएसपी हट जाएगा इससे। तो ये जो भ्रम है, ये कहाँ से पैदा हुआ है, कहाँ से आई है ये बात? देखिए, ये एक भ्रम जो पैदा किया गया है खास तौर से कि एमएसपी को खत्म कर दिया जाएगा और प्रोक्योरमेंट बंद कर दी जाएगी, ये बिना किसी आधार के है। ना ये बिल में लिखा था, जो एक्ट बना है कहीं नहीं लिखा हुआ, और मेरे हिसाब से, मेरी जानकारी से अगले 20 वर्ष तक ना तो ये एमएसपी जाएगा और ना ये प्रोक्योरमेंट जाएगी। इसमें थोड़ा सा कंपटीशन क्रिएट होगा, प्रतिस्पर्धा होगी, और उसमें मंडियों में जो कमीशन और टैक्स और उसके ऊपर सेस लगाई जाती थी, उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा। पंजाब है, हरियाणा है, पंजाब में आज भी 8.5% एमएसपी के ऊपर चार्ज किया जाता है, और पहले ये 14.5% चार्ज किया जाता था, जिसमें 2.5% जो है वो आढ़तिये को जाता था और बाकी स्टेट की जो सरकार है वो लेती थी। तो उस पे कुछ अंकुश लगेगा, या तो वो इम्प्रूव करें, नहीं तो दूसरे रास्ते हैं। फार्मर को इससे फायदा होना है, नुकसान नहीं होने का। एक यही जो संदेह का माहौल जिस तरह से बना है, और इसमें खास तौर से सोशल मीडिया की भी एक बड़ी भूमिका है। तो मैं व्हाट्सएप पर एक मैसेज जो चल रहा है और फेसबुक पर भी ये मैसेज चल रहा है, वहाँ बिहार का उदाहरण दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अगर बिहार में एपीएमसी केवल नहीं होने से या कमजोर होने से ही सब कुछ हो जाएगा, तो बिहार में जो 1700-1600 के मक्के का एमएसपी है, तो 1100 में क्यों बिक रहा है? क्या आपको लगता है, इसका क्या आप जवाब देंगे? और अगर ये स्थितियां हो भी गई हैं और जैसा कि आप कह रहे हैं कंपटीशन क्रिएट होगी मंडी के लिए, और क्या साथ में करने की जरूरत है ताकि उस तरह की परिस्थितियां ना पैदा हो? देखिए, जो मक्के की आप बात कर रहे हैं वहाँ 1100-1200 में बिक रहा है, जबकि 1700 से ऊपर का एमएसपी था। वो सिर्फ बिहार में नहीं बिक रहा, वो पंजाब में भी बिक रहा था उसी भाव पे, 1200-1100 में, और राजस्थान में भी उसी भाव पे बिक रहा। देखिए, एक चीज ध्यान रखिए कि जो प्राइसेस हैं मार्केट के, वो डिमांड और सप्लाई से चलते हैं। अगर डिमांड कम हो गई, क्योंकि लोगों ने पोल्ट्री का कंजम्पशन एकदम कम कर दिया था, तो डिमांड एकदम मेज के नीचे आ गई और उससे प्राइसेस नीचे आ गए। उसको उस समय सरकार अगर चाहे बीच में इंटरवीन करके खरीद के उसको लिफ्ट कर सकती है थोड़ा सा उस प्राइस को। लेकिन अगर आप कहें कि डिमांड सप्लाई को भूल जाइए और सरकार हमें हर चीज का एमएसपी दे, तो वो पिछले 55 साल में तो दे नहीं पाई। व्हीट राइस का एमएसपी मिलता है, और वो भी मुश्किल से 4 या 5 स्टेट में फार्मर्स को। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे तुरंत, बने रहिए हमारे साथ। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल?
जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। एक बार फिर स्वागत है आपका मंडी.com में। हम बात कर रहे हैं जो कृषि सुधारों पर 3 कानून अभी संसद से पारित हुए हैं और कानून बने हैं विधेयक पारित होने के बाद उन पर, और देश में जिस तरह का एक भ्रम का माहौल बना हुआ है या बनाया जा रहा है उस पर और बारीकी से चर्चा के लिए, समझने के लिए कि वास्तव में गैप कहाँ पर है, कहाँ जो वास्तविकता है और जो समझ आ रही है या जो कई तरह के सोशल मीडिया पर मैसेजेज आ रहे हैं उसमें गैप कहाँ है। इसके लिए हमारे साथ आज के मेहमान डॉक्टर अशोक गुलाटी हैं। हम उनसे चर्चा अभी जारी रख रहे हैं। डॉक्टर गुलाटी, जो दूसरा कानून है, जो एपीएमसी कानून पर तो 2-3 बातें जो आई निकल के, जो दूसरा जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का कानून है उसके बारे में हालांकि पहले भी हम लोगों ने इस पर चर्चा की है, लेकिन एक बार फिर नए संदर्भों में इस पर चर्चा की जरूरत है, क्योंकि ये लगातार कहा जा रहा है कि जिस तरह से सरकार ने ये कह दिया है कि अब हम स्टॉक लिमिट नहीं लगाएंगे, तो एक तरह से सरकार ने बिल्कुल आत्मसमर्पण कर दिया है जो जमाखोर हैं, जो काला बाजार करने वाले हैं, उनके सामने। इस संदेह या इस भय का कैसे निदान करना चाहेंगे आप? देखिए, इसमें सबसे बड़ी चीज क्या थी, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जब लगता था, अभी आपको बिना कहे एक रात अनाउंस कर दिया जाएगा कि आप अनियन इससे ज्यादा नहीं स्टोर कर सकते या पल्सेस को इससे ज्यादा स्टोर नहीं कर सकते और वो सारा का सारा आप बाहर निकालिए। तो रिजल्ट क्या होता था कि जो इन्वेस्टर है वो स्टोरेज कैपेसिटी नहीं क्रिएट करता था, क्योंकि कोई भी अपने गोडाउन खाली नहीं देखना चाहता। उत्पादन आता है एक समय में, छोटी सी विंडो होती है जिस समय हार्वेस्टिंग होती है, 1 महीने में सारा आ जाता है, लेकिन आपने सारा साल उसका कंजम्पशन करना है, उपभोग करना है, तो किसी न किसी को तो स्टोर करना पड़ेगा। अब सरकार तो हर चीज स्टोर नहीं कर सकती और आपको नहीं खिला सकती, वो बाजार ही करता है। बाजार में जब तक वो स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है तो होता क्या था कि जब किसान मंडी में लाता था तो प्राइसेस क्रैश करते थे, क्योंकि स्टोरेज कैपेसिटी लिमिटेड है। और बाद में जब वो स्टॉक्स खत्म होने पे आते थे लीन सीजन में, तो प्राइसेस बढ़ते थे। उस समय कंज्यूमर को कहते हैं अब थ्रू इट्स नोज देना पड़ता था कि उस समय कंज्यूमर के लिए बहुत हाई प्राइस हो जाता था। तो वॉलेटिलिटी जो थी कि जिस समय हार्वेस्ट के टाइम पे वो लाएगा तो कीमत बहुत कम मिलेगी किसान को, और जिस समय ऑफ सीजन होगा तो कंज्यूमर को प्राइस ज्यादा देना पड़ेगा। और लोग इसको कहते थे ये तो स्टॉकिस्ट हैं, जो सट्टाखोर हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि उसके पास उतना स्टोरेज कैपेसिटी नहीं थी कंट्री में। तो ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में जो चेंज किया गया है, इसमें स्टोरेज कैपेसिटी क्रिएट होगी, इन्वेस्टमेंट आएगी, और ये जो बहुत वॉलेटिलिटी थी कि हार्वेस्ट के टाइम फार्मर को कम कीमत मिलती है और बाद में कंज्यूमर, वो गैप कम होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने अभी कही है। दरअसल मैं इसी पर आपसे थोड़ा और पूछना चाहूंगा कि जैसे ये सुधार जो आया है, जिसमें कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में आपने सुधार करके ये कह दिया कि अब स्टॉक लिमिट नहीं होगा, लेकिन बिल्कुल वही बात जो अभी अभी आपने कही कि हजारों हजार जो देश में वेयर हाउसेज हैं, उसमें से देखा जाए तो केवल 1800 हैं जो WDRA से एक्रेडिटेड हैं, और ये अनिवार्य भी नहीं है कि WDRA से कोई अपना एक्रेडिशन कराए। तो ये कैसे सुनिश्चित होगा कि जो कॉर्पोरेट्स इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो अपने गोदामों में माल खरीद के भरेंगे, वो वास्तव में कितना माल वहां पर है, वो समय पर अगर बाजार में वो कमी हो रही है तो वास्तव में कमी है या वो कमी दिखाई जा रही है, ये सुनिश्चित कैसे होगा? ये एक जोखिम, खतरा तो है ही। उन्होंने उसमें एक अंकुश रखा हुआ है कि अगर कीमत 50% से ज्यादा बढ़ गई तो उसी समय स्टॉकिंग लिमिट लगा सकते हैं। तो वो तलवार हमेशा ऊपर रखी हुई है। हालांकि मैं उस चीज से डिफर करता हूँ। मैं ये रास्ता लेना चाहता हूँ कि भाई जो भी बड़े हैं, आप 500 टन से ज्यादा जो रख रहा है उसको एक कंपलसरी करिए कि रजिस्ट्रेशन करवाना, ठीक है। और वो वीकली बेसिस पे, या जैसे बैंक्स में हर रोज बताया जाता है कि उनके पास कितना कैश है,
और वो सेंट्रल पोर्टल में आरबीआई को खबर रहती है कि भाई आज कितना कैश सिस्टम में है। तो उसी तरह से कितना गेहूं है, कितना दलहन है, कितना दूसरी चीजें हैं, जो मोटी मोटी चीजें हैं, तो ये इम्प्रूवमेंट हो सकती है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो कानून को थोड़ा सा चेंज किया है, थोड़ा और इम्प्रूव किया जा सकता है। ये जो महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं वो एक तरह से एक शुरुआत है, और इनसे जुड़ी जो छोटी छोटी बहुत सारी जरूरतें और पैदा होती जाएंगी, और ये होता भी है कि जो लूप होल समझ में आते जाएंगे उनको शायद आगे और भरा जाएगा, क्योंकि इससे केवल एक इंटेंशन समझ में आ रहा है, एक दिशा समझ में आ रहा है कि किधर सरकार बढ़ना चाह रही है। ये चर्चा हमारी जारी रहेगी। कुछ और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हमारे बचे हुए हैं, डॉक्टर गुलाटी से हम पूछेंगे उनके बारे में। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मंडी डॉट कॉम। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमीन पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। एक बार फिर स्वागत है आपका मंडी .com में। हम बात कर रहे हैं आज जो कृषि सुधारों पर 3 कानून बनाए हैं अभी अभी संसद ने, उनके बारे में, और उनके बारे में जो तमाम बातें हो रही हैं उन पर थोड़ा और गहराई से, बारीकी से उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर अशोक गुलाटी, जो देश के जाने माने कृषि अर्थशास्त्री बने हुए हैं। हम डॉक्टर गुलाटी से लगातार अलग अलग जो कानून हैं उनके जो पॉइंट्स हैं जिन पर की कहीं भ्रम है उस पर बातचीत कर रहे हैं। डॉक्टर गुलाटी, इसी में एक भ्रम ये भी है कि जो तीसरा कानून कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का है, बार बार जो देश में कुछ 2-3 घराने हैं, कारोबारी घराने, जो एक तरह से अब मुहावरा बन गए हैं, एक जुमला बन गए हैं। तो कहा जा रहा है कि वो आएंगे और सारा कुछ वो सारी जमीन लीज ले लेंगे, सारा कुछ वो जमीन पर कब्जा कर लेंगे, और किसान बेचारा अकेला क्या करेगा, वो देखता रह जाएगा। तो इसमें आप कैसे बताएंगे क्या, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ऐसा नहीं है कोई नई चीज है, अभी भी हो ही रही थी। तो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो लॉ है, इसमें क्यों ये लाया गया है, और इसमें क्या नई चीजें ऐसी की गई हैं जिससे किसानों के हित सुरक्षित हो रहे हों? देखिए, ये भ्रम एक पैदा किया गया है कि कॉर्पोरेट हाउसेज आपकी लैंड ले लेंगे और वो कल्टीवेट करेंगे, वो देश में अलाउड ही नहीं है। ठीक है, तो कॉर्पोरेट फार्मिंग नहीं होगी अभी। और जो दूसरी चीज है कि आप कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का कर रहे हैं, अपनी जो उत्पादन है आपका, वो किस कीमत पर वो बताएगा कि भाई जिस समय आप बुआई कर रहे हैं, आपको जिस समय हार्वेस्ट करेंगे उस समय क्या कीमत हम देने को तैयार हैं, और इतना माल आपसे खरीदने को तैयार है। आपको अच्छा लगता है उससे कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए, नहीं अच्छा लगता मत कीजिए। उस समय मंडी में जो भाव होगा, जो बाहर मिलेगा, देखा जाएगा। तो आपकी कोई भी आपकी खेती के ऊपर कब्जा करे, ये बिल्कुल निराधार है, बिल्कुल गलत है। सिर्फ आपको जो फायदा होने वाला है वो ये है कि जो खरीदार है, जो कंज्यूमर को देखता है और मार्केट का ट्रेंड जानता है,
वो आपको बताएगा कि भाई अगर आप मान लीजिए येलो कैप्सिकम करते हैं या रेड कैप्सिकम बना रहे हैं तो उसकी कीमत ये मिल सकती है, ग्रीन की ये मिलेगी। अगर इस तरह की गेहूं है आपको ये प्राइस मिलेगी शरबती की, और ये दूसरी वाली गेहूं की प्राइस मिलेगी। तो ये वो पहले कॉन्ट्रैक्ट इन ए वे एश्योरेंस है। तो जो मार्केट रिस्क जिसको हम कहते हैं, इस समय फार्मर जब बुआई करता है उसको कुछ नहीं पता कि जिस समय हार्वेस्ट होगी 4 महीने के बाद उसको क्या मिलेगा। और आपकी ऑप्शन है, आप करना चाहते हैं करिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, नहीं करना चाहते मत कीजिए, तो कोई जबरदस्ती किसी को नहीं है। और ये कहना कि कॉर्पोरेट आपके जमीन ले लेंगे और उस पर उत्पादन शुरू, दिस इज ऑल मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन और बिल्कुल निराधार, बिल्कुल असत्य है। जी डॉक्टर गुलाटी, सवाल बहुत है हमारे पास, लेकिन अब समय नहीं है, तो एक आखिरी और सवाल मैं आपसे पूछूंगा इन्हीं बातों पर जो बातें हो रही हैं। मैंने एक किसान नेता का एक बयान पढ़ा किसी अखबार में, उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि आखिर इससे जो एपीएमसी, वापस मैं जा रहा हूं पहले कानून पर, तो उसका खतरा क्या है। उन्होंने कहा, पंजाब का उदाहरण वो दे रहे थे, उन्होंने कहा कि देखिए यहाँ जो 8.5% का जो हम कुल मिला के टैक्स है, 2.5% कमीशन एजेंट का है, 3% मार्केट फीस है, 3% रूरल डेवलपमेंट फीस वो लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये 1 क्विंटल धान पे करीब करीब 164 रुपए हमारा ये पड़ जाता है ये। और जब कोई बाहर आप उसको अनुमति दे देंगे खरीदने के लिए, तो उसको ये 164 रुपए नहीं पड़ रहे हैं, तो वो ये किसान को भाव पास ऑन कर सकता है, वो हमारे कंपटीशन में वो फायदे में आ गया। और ऐसा करके एक लंबे समय में वो मंडी को खत्म कर देगा, क्योंकि तो फिर तो कोई किसान हमारे पास आएगा नहीं। और जब एक बार मंडी खत्म हो जाएगी, फिर उनकी मोनोपोली हो जाएगी, और उसके बाद वो फिर किसान से कुछ भी भाव लेंगे। तो इसलिए उनका कहना था कि ये मंडी को खत्म करने का कानून है। मंडी में जैसे पंजाब का उदाहरण आपने दिया, 8.5% वो एमएसपी के ऊपर ले रहे हैं, ठीक है, और पहले ये 14.5% था। तो पहले तो मुझे ये समझाइए है कि 8.5% एमएसपी से ऊपर लेने का मतलब क्या है, उसका क्या धारणा है पीछे। सरकार खरीद रही है, एफसीआई खरीद रही है, किसान आ रहा है, उसमें कोई बोली नहीं लगनी, कोई बड़े काम नहीं करने। आप कहते हैं कमीशन एजेंट को 2.5% दे दीजिए, और बैठे बैठाए 2.5% ले रहा है वहां पे, है किस बात का ले रहा है। और जो स्टेट गवर्नमेंट ले रही है 6%, किस बात का ले रही है, कौन सी ऐसी सर्विसेज दे रही है कि 6% उसको चाहिए। अगर वही सर्विस, उससे बेटर सर्विस कोई 2% लेके कर सकता है, 1% लेके कर सकता है, तो कंपटीशन, यही एक मुद्दा है कि जो मोनोपोली क्रिएट हो गई एपीएमसी की, और उसमें सबने अपने, बेसिकली वो पैसा कहां से जाता है, वो अल्टीमेटली फार्मर को ही कम मिलता है और बाकी है, और कंज्यूमर को ज्यादा देना पड़ता है। तो उसी के कंपटीशन में, दिस इज लाइक इंडियन एयरलाइंस, जब वो अकेली थी, मोनोपोली थी, हायर प्राइस लोअर सर्विस, 5 और एयरलाइन खड़ी हो गई, कंपटीशन क्रिएट हो गया। या तो आप सुधारिए अपने आप को और टैरिफ नीचे लाइए, और नहीं तो आपका मार्केट शेयर कम होता जाएगा। पहले वो 100% होता था, आज वो 25% है। तो अगर ये एपीएमसी खुद नहीं सुधरेंगी, ये कंपटीशन उनको सुधारेगा, और 10 साल के बाद, 15 साल के बाद एपीएमसी का शेयर 20%, 25%, 50% रह जाएगा। जी बिल्कुल। और प्रधानमंत्री ने एक जो स्टेटमेंट दिया था इस पर, वो मुझे समझ में आता है कि उन्होंने कहा कि हर कोई जो कपड़ा बनाता है वो तय करता है कि वो कहाँ बेचेगा, किसको बेचेगा। उसी तरह से जो साबुन तेल बनाता है वो तय करता है, सोचता है कहाँ बेचेगा। लेकिन किसान जो पैदा करता है उसको हम कहते हैं कि नहीं, तुमको इसी को बेचना है। और ये चलिए, तो बिल्कुल सही, प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा है, और मैं इसके पक्ष में हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गुलाटी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस समय जबकि हर कोई आपको खोज रहा है, आप लोगों को खोज रहा है, जानने समझने के लिए आपने इतना समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने। ये थे कृषि अर्थशास्त्री, देश के जाने माने डॉक्टर अशोक गुलाटी, जो बात कर रहे थे हमसे, जो कृषि सुधार पे 3 कानून आए हैं उनके बारे में। और हमने इसीलिए, क्योंकि समय कम था, और वैसे भी कानून में क्या कुछ है ये बहुत चर्चा हो चुकी है, लेकिन बदले संदर्भों में ज्यादा जरूरत इस बात को समझने की है कि जो पूरा विरोध का एक माहौल देश में बना है वो क्यों बना है। और इसीलिए हमने कोशिश की कि इस कार्यक्रम में हम उन्हीं बिंदुओं पर बातचीत करें डॉक्टर गुलाटी से, जहां की ये विरोध हो रहा है, जहां की ये भ्रम हो रहा है। हमें उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को इस कार्यक्रम को देखने के बाद इस भ्रम और विरोध
को समझने में थोड़ा और मदद मिलेगी और इस कानून को समझने में भी थोड़ी मदद मिलेगी। फिलहाल अब मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डीडी किसान, क्योंकि डीडी किसान पर कार्यक्रमों और समाचारों का सिलसिला जारी है। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।